Hello students, today we are going to start next chapter of politics, chapter number 2, Federalism. Federalism, what is Federalism? आज हम Federalism के बारे में पढ़ेंगे और इससे पहले in the previous chapter number 1, power sharing, we learnt about the different forms of power sharing. We learnt about how decentralization takes place, and we learnt about these stories of Belgium and the distributions of powers in Belgium and in Sri Lanka. Now in this chapter we are going to learn about federalism. So let's start from what is federalism. We come to know about federalism. क्या होता है federalism, उसके बारे में हमें बताते हैं कि फेडरलिज्म क्या है। एक सिस्टम है गवर्नमेंट का जिसमें जो पावर है उसे डिवाइड किया जाता है सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। अब फेडरलिज्म के अंदर क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट का सिस्टम होता है जिसमें पावर को डिवाइड कर दिया जाता है कि सेंट्रल अथॉरिटी की अलग डिफरेंट पावर्स होती हैं और बाकी की जो वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं देश के, उनमें पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि फेडरलिज्म क्या होता है कि फेडरलिज्म इज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अंडर विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन ए सेंट्रल अथॉरिटी and its various constituent units. The various constituent units and the central authority run their administrative independently and do not interfere unnecessarily in the affairs of one another. अब होता क्या है कि जो फेडरलिज्म की हमने बात की, वहाँ पर गवर्नमेंट जो है पावर को डिवाइड कर देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग पावर्स होती हैं और बाकी की जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में बटी होती है, चाहे जैसे हमारे इंडिया की अगर हम बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट है और उसके बाद क्या स्टेट गवर्नमेंट होती है, फिर लोकल गवर्नमेंट होती है। 3 टायर सिस्टम है हमारे इंडिया के अंदर। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट हैं और जो सेंट्रल अथॉरिटी हैं वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को इंडिपेंडेंटली चलाती हैं बिना किसी की इंटरफेरेंस की, यानी कि कोई किसी की एक दूसरे के मामलों में दखल अंदाजी नहीं करता है और इंडिपेंडेंटली अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स को चलाते हैं, प्रशासन को चलाते हैं। तो ये होता है फेडरलिज्म। अब लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन फेडरलिज्म कैसा होता है, फेडरेशन के अंदर लेवल्स कैसा होता है। आपको याद होगा कि हमने जब पावर शेयरिंग की बात की थी बेल्जियम के अंदर और श्रीलंका के अंदर, तो हमने बेल्जियम में पढ़ा था कि जो पावर्स है, पावर को डिवाइड किया जाता है। उसमें देखा हमने कि पावर को बेल्जियम वालों ने डिवाइड किया था। बेल्जियम ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिफरेंट जो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स थे उसमें और जो यूनिट्स थी गवर्नमेंट्स की, उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था पावर को। लेकिन श्रीलंका में ऐसा नहीं था। श्रीलंका में क्या था कि एक सेंट्रल टाइप की ही गवर्नमेंट थी और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं उसको। तो अब सबसे पहले आप समझिए यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है। Under the unitary system, either there is only one level of government or the sub units are subordinate to the central government. यानी यहाँ पर क्या होता है कि जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है और जो एक होती है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और एक होती है दूसरी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दोनों में डिफरेंस समझिए क्या होता है। जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है और वहाँ पर बाकी की जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स है उसमें पावर का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली हो जाता है। ठीक है, इक्वली ना कहकर इसको हम ये कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़्यादा पावर्स होती हैं, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट्स की इंडिपेंडेंट पावर्स होती हैं, मतलब दे आर नॉट सबॉर्डिनेट टू अदर। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेशों पर काम नहीं करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के सबॉर्डिनेट नहीं होती है। किस टाइप ऑफ गवर्नमेंट में? फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट में। लेकिन जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें क्या होता है कि जो इधर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है, या तो यहाँ पर सिर्फ एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट होगी या यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, ठीक है, या फिर उसके जो सब यूनिट्स होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबॉर्डिनेट होते हैं, यानी कि उसके नीचे काम करते हैं, उसके आदेशों के अनुसार काम करते हैं। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या तो वहाँ पर एक ही लेवल का गवर्नमेंट होता है, ठीक है, या फिर अगर उसकी सब यूनिट्स हैं तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेशों के अकॉर्डिंग ही काम करती है, यानी कि वो सबॉर्डिनेट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के। लेकिन जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ पर क्या होता है कि मैं फिर से बता रहा हूँ आपको ताकि आपको फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डिफरेंस पता चल जाए और आगे फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो जो जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मैंने बात की कि वहाँ को पावर को डिवाइड कर दिया जाता है सेंट्रल अथॉरिटी और इसके जो वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होती हैं।
तो ये था फेडरलिज्म के बारे में। अब हम लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इन फेडरेशन के अंदर जो लेवल्स हैं उनकी बात करते हैं। यूजली ए फेडरेशन हैज़ 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। आमतौर पर क्या होता है कि जो फेडरल टाइप की जो गवर्नमेंट होती है वहाँ पर आमतौर पर 2 ही लेवल होते हैं। फर्स्ट लेवल क्या होता है, गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री दैट इज यूजली रिस्पॉन्सिबल फॉर ए फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। इसमें क्या होता है, आपने 8th क्लास में भी ये पढ़ा था कि जो गवर्नमेंट पूरे देश के लिए जो गवर्नमेंट बनाई जाती है दैट इज यूजली रिस्पॉन्सिबल फॉर ए फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। जो कॉमन नेशनल इंटरेस्ट के विषयों के ऊपर जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो जो पूरे देश के लिए सरकार चलती है उसे हम सेंट्रल टाइप ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। जो नेशनल इंपॉर्टेंस के जितने भी निर्णय लेने होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लेने होते हैं। पूरे नेशन को रन करने का जो अधिकार होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। और उसके बाद आता है जो सेकंड लेवल का जो गवर्नमेंट होती है वो क्या होती है, गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोमिनेंस और स्टेट्स दैट लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ देयर स्टेट। जो सेकंड नंबर पर क्या है कि जो गवर्नमेंट होती है लेवल ऑफ प्रोविंसेस बोलते हैं, और जो स्टेट्स यानी राज्यों की सरकारें होती हैं जो अपने दिन प्रतिदिन के जो प्रशासनिक कार्य होते हैं उस राज्य की उनकी देखरेख करने का अधिकार इन स्टेट गवर्नमेंट्स के पास होता है। तो ये 2 लेवल की गवर्नमेंट की बात की, एक तो पूरे देश के लिए जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, हमारे देश के अंदर हम इंडिया की बात कर रहे हैं। तो दूसरे जो लेवल की जो गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट होती है, जैसे रीजनल गवर्नमेंट भी बोल देते हैं, रीजनल स्टेट्स बोल देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट या रीजनल गवर्नमेंट बोल दिया जाता है इसको। हर एक जगह पे हर एक कंट्री में इसके अलग अलग नेम से इसको जाना जाता है। तो ये था आपका सेकंड लेवल ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन कई जगह क्या है कि थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया, यानी कि अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग, यानी हमारे संविधान में अमेंडमेंट करके क्या किया गया कि थर्ड टायर यानी लोकल गवर्नमेंट का भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया। उसके बारे में आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। आज का जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, फेडरलिज्म क्या होता है, और जो फेडरेशन के जो लेवल्स हैं जो हम आमतौर पर देखते हैं कि 2 ही प्रकार के लेवल्स होते हैं, एक सेंट्रल लेवल का गवर्नमेंट होता है और दूसरा स्टेट लेवल का गवर्नमेंट होता है। इसे आप अच्छे से समझिए और इसको डिटेल में मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। थोड़ा थोड़ा करके समझिए ताकि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। इसमें हम पावर शेयरिंग के नेक्स्ट कंसेप्ट को क्लियर करने जा रहे हैं, किस तरह से फेडरल गवर्नमेंट चलती है और किस तरह से यूनिटरी गवर्नमेंट चलती है। जो श्रीलंका का अगर हम एग्जांपल दें तो वहाँ पर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, और बेल्जियम के अंदर क्या थी, जो पावर शेयरिंग की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को, या अन्य जो सबॉर्डिनेट गवर्नमेंट सबॉर्डिनेट नहीं है, यहाँ पर जो अन्य जो यूनिट्स थी कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट्स थी उनमें पावर्स को डिवाइड किया गया था, वो बेल्जियम में किया गया था। तो वहाँ पर बेल्जियम के अंदर क्या थी, किस प्रकार की सरकार थी, वहाँ पर जो है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। और श्रीलंका के अंदर पावर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया था, 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट था, तो वहाँ पर क्या था, वो एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। तो इसको समझना है और इसके जो है MCQ आप तैयार कर लेंगे और लर्न करने की कोशिश करेंगे और जल्दी ही इसका टेस्ट भी लेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।